25 सितंबर सुबह करीब 7 से 8 बजे की ये बात है, जब लोग बाग अपने खेतों की तरफ जा रहे थे, तो वो रास्ते में देखते हैं कि एक पेड़ पर एक लाश टंगी हुई है। जब वो पास जाकर देखते हैं, तो उसके पास एक स्कूटर खड़ा था और एक बैग टंगा हुआ था। तो फिर वो पुलिस को फ़ोन करते हैं, फ़ोन करने के बाद पुलिस पहुंचती है। यह लाश उड़ीसा प्रदेश का एक जिला है भद्रक, और भद्रक का ही एक गांव है ठुसरी। उसी के एक खेत के पास एक पेड़ पर लाश टंगी हुई दिखाई देती है, जिसके पास एक स्कूटर खड़ा था और एक बैग टंगा हुआ मिलता है, और बैग के अंदर कुछ सुसाइड नोट भी मिलता है, जिसमें उसने अपनी सारी कहानी लिखी हुई थी कि उसने यह आत्महत्या क्यों की, कैसे की, किस वजह से की। वह लाश थी मुक्ति रंजन की। कर्नाटक प्रदेश में एक लड़की की हत्या हुई थी, जिसके 59 टुकड़े किए गए थे। उसमें एक क्राइम सस्पेक्टेड था, जिसका नाम मुक्ति रंजन था, जिसकी पुलिस को तलाश थी। पुलिस की तलाश जिसको थी, पुलिस उसको लोकेशन उसकी ट्रैक करती, तो वो वह कभी मिलता उड़ीसा में, तो कभी पश्चिम बंगाल में। लेकिन हत्यारा तो मर चुका था। उसने हत्या क्यों की, किस वजह से की, किस कारण से की, उस रात क्या हुआ था जिसकी वजह से महालक्ष्मी की हत्या की गई, यही सब जानने की कोशिश करेंगे हम इस कहानी के माध्यम से। यही समझने की कोशिश करेंगे कि मुक्ति रंजन रॉय ने वह महालक्ष्मी की हत्या क्यों की। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इसी प्रकार क्राइम से रूबरू हो सकें। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की जो कहानी है, जो मैं आज सुनाने जा रहा हूँ, यह है नेपाल की। आज से करीब 35 साल पुरानी यह बात है। एक गांव है जिसमें, नेपाल में टीकापुर गांव, उसमें चरण सिंह और चरण सिंह की पत्नी मीना राणा अपने परिवार के साथ रहती है। और कुछ समय बाद वह एक दो बेटी को जन्म देती हैं, जुड़वा बेटी को जन्म देती हैं, जिसका नाम पहली का वो रखते हैं लक्ष्मी और दूसरी का महालक्ष्मी। उसके बाद कुछ समय बाद एक बेटा जन्म लेता है उनको, जिसका नाम वो रखते हैं नरेश। और फिर एक और बेटा पैदा होता है, जिसका नाम वो उत्तम रखते हैं। परिवार ठीक चल रहा था, सब खुशी से चल रहा था, लेकिन जिस तरह की उनकी कमाई थी, उसी प्रकार उनके जो शौक थे वो भी पूरे हो रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। जो है, नेपाल से भारत में शिफ्ट हो जाते हैं और भारत में होते हैं वो कर्नाटक में, कर्नाटक के बेंगलुरु में। वहां पर आने के बाद वह अपनी जो बड़ी लड़की थी लक्ष्मी, उसकी शादी होती है एक मुस्लिम लड़के से, और लक्ष्मी अपना नाम बदलकर शाहिदा रख लेती है। परिवार वालों को कोई भी परेशानी नहीं होती है उसके नाम बदलने से, उसका धर्म चेंज करने से। फिर शादी होती है महालक्ष्मी की 2019 में। शादी होती है महालक्ष्मी की हेमचंद हेमदास नाम के एक लड़के से, हेमंत दास नाम के लड़के से शादी होती है। और शादी के कुछ दिनों बाद उनकी जो शादीशुदा जिंदगी थी, वह सही नहीं चल रही थी, जिसकी वजह से उनमें आए दिन झगड़े होने लगते हैं, आपसी मनमुटाव था। महालक्ष्मी को हेमंत दास पसंद नहीं था या क्या नहीं था, किस वजह से उनके लड़ाई झगड़े होते थे, यह सब कहानी में आगे आपको सुनने को मिलेगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो जब उनकी लड़ाई झगड़े होने स्टार्ट हो जाते हैं, तो फिर हेमंत दास और महालक्ष्मी, ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग रहना स्टार्ट कर देते हैं। फिर इनको कुछ समय बाद एक बेटी पैदा होती है महालक्ष्मी को। और जब ये अलग होते हैं,
तो बेटी हेमंत दास के तरफ जाती है, वो हेमंत दास को रखनी होती है। तो महालक्ष्मी फिर शिफ्ट होती है व्याली कवल इलाके में। 2023 में वह शिफ्ट होती है और शिफ्ट होने के बाद जब वो अकेली रहती है तो उसके भाई और भाभी अपनी बहन के पास रहने के लिए आते हैं कि बहन अकेली रहेगी तो इससे अच्छा है कि हम भी इसके पास रहें। लेकिन महालक्ष्मी को किसी के साथ रहना पसंद नहीं था। कुछ समय बाद महालक्ष्मी की अपने भाई से भी नोक-झोंक हो जाती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से भाई और भाभी वापस चले जाते हैं। उसके बाद 23 अक्टूबर 2023 में बेंगलुरु में व्याली कवल में महालक्ष्मी एक कमरा लेती है, जिसमें एक मकान था 3 मंजिले का, उसमें महालक्ष्मी कमरा लेती है और रहना स्टार्ट कर देती है। और फिर एक दिन हेमंत दास महालक्ष्मी से कहता है कि यह सब अशरफ की वजह से हुआ है, अशरफ की वजह से ही हमारा ये शादीशुदा ज़िंदगी तबाह हुई है। लेकिन महालक्ष्मी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वह उसकी बात पर भी कोई ध्यान नहीं देती है। और फिर एक दिन 21 सितंबर 2024 महालक्ष्मी का पड़ोसी जीवन प्रकाश टॉप फ्लोर पर जाता है। उसे कुछ दुर्गंध महसूस होती है, तो वह अपने आस पड़ोसी से कहता है कि क्या तुम्हें भी दुर्गंध आ रही है? तो वो कहते हैं हाँ, पता नहीं कहाँ से आ रही है, शायद ये टॉप फ्लोर से आ रही है। तो जब जीवन प्रकाश टॉप फ्लोर पर जाता है तो देखता है कि महालक्ष्मी के जब वो कमरे के पास पहुंचता है तो वो उसके कमरे के पास जाकर देखता है तो वहां से ज्यादा दुर्गंध आ रही थी। तो तभी जीवन प्रकाश आवाज लगाता है और देखता है कि महालक्ष्मी, महालक्ष्मी, महालक्ष्मी कोई बोलती नहीं। जब वो देखता है कि गेट पर तो ताला लगा है तो फिर जीवन प्रकाश फोन करता है मकान मालिक को। मकान मालिक को फोन करने के बाद कहता है कि घर में बहुत ही दुर्गंध आ रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, किस कारण से आ रही है, तुम आओ और देखो कि महालक्ष्मी के कमरे से ये क्यों बदबू आ रही है इतनी। जीवन प्रकाश के फोन करने के बाद मकान मालिक आता है। मकान मालिक आकर देखता है तो महालक्ष्मी से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन महालक्ष्मी का फोन बंद था। फिर मकान मालिक अपने घर जाता है और जो किराया किरायानामा था जो उसमें अपने उसने महालक्ष्मी ने एक अल्टरनेट नंबर लिखा था अपने भाई का माँ का। तो जो मकान मालिक था वह फ़ोन मिलाता है और कहता है कि महालक्ष्मी से कोई बात नहीं हो पा रही है, उसके कमरे से कोई दुर्गंध आ रही है, तो आप आकर देखिए कि क्या बात है, क्या माजरा है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा और महालक्ष्मी से संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। तो उसकी माँ और बहन दोनों आते हैं, सबके सामने कमरे का गेट खोला जाता है। जब देखा जाता है कि वहाँ पर बहुत ही दुर्गंध थी और कमरे को खोलते ही देखते हैं कि उस कमरे में कीड़े रेंग रहे थे। उसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस सब जांच करती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। उसके बाद पुलिस को एक मोबाइल हाथ लगता है वहाँ पर। मोबाइल की जब सब खंगाला जाता है तो उसमें एक उन्हें सुराग मिलता है मुक्ति रंजन का। मुक्ति रंजन वही जिसने अपनी आत्महत्या कर ली थी। लेकिन उसी दौरान महालक्ष्मी का जो पति था वह कहता है कि अशरफ ने ही मेरी पत्नी को मारा है। अशरफ को पुलिस गिरफ्तार करती है, पूछताछ करती है, अशरफ से कोई सुराग नहीं मिलता है। पुलिस का शक जाता है पति पर, पति से पूछताछ की जाती है, उससे भी कोई ऐसा सुराग नहीं मिलता है। जब पुलिस मुक्ति रंजन की तलाश में लगती है, उसकी 6 टीमें गठित की थी, तो उसके बाद पुलिस ने जो तलाश जारी की थी तो यही वह मुक्ति रंजन था। मुक्ति रंजन
अपने जो कत्ल करने के बाद वह गाँव भाग जाता है उड़ीसा। उड़ीसा में जाने के बाद अपने भाई से मिलता है, भाई उसे सारी बातें बताता है कि किस प्रकार महालक्ष्मी जो है उसे ब्लैकमेल कर रही है, उसे परेशान कर रही है। करीबन मुझे 1.5 साल से महालक्ष्मी ब्लैकमेल कर रही है, परेशान कर रखा है मुझे। वह सारा कुछ बताता है अपने भाई से, फिर अपनी माँ से जाके मिलता है और माँ को भी अपना सारा कुछ बताता है कि किस प्रकार उसने एक लड़की की हत्या कर दी है और हत्या करने के बाद वह अब बहुत ही पछता रहा है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, कहाँ जाऊं, सारी जगह मुझे पुलिस ढूंढ रही है, मैं क्या करूं। और फिर अपनी माँ को सारी कहानी बताने के बाद कि उसने जितना भी मैंने आज तक पैसा कमाया है वह सब महालक्ष्मी मुझसे लूट रही है या उसकी ख्वाहिशें पूरी करने में ही मैं लगा हूँ, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। और एक दिन मैं उसके पास गया तो मैंने उसका रात के समय में कत्ल कर दिया। वह सारी कहानी अपनी माँ को बताता है कि किस प्रकार 1 सितंबर को हम वहाँ गए थे। और फिर अपनी माँ को सारी कहानी बताने के बाद मुक्ति रंजन रॉय खेत पर जाकर एक पेड़ पर अपना आत्महत्या कर लेता है, फांसी लगा लेता है। और फांसी लगाने से पहले उसने एक सुसाइड नोट भी लिखा था। उसमें भी उसने सारा अपना बयान लिखा था कि उसने क्यों महालक्ष्मी का कत्ल किया, क्यों उसकी हत्या की, किस प्रकार की। उसने सारा कुछ सुसाइड नोट में लिखा था कि 1 सितंबर को हम साथ आए थे ड्यूटी से, और ड्यूटी से आने के बाद कमरे पर रहे और रात को फिर किस प्रकार उसने उसकी हत्या की गला घोट कर, जब तक उसके सांस चलते रहे, जब तक उसने उसका गला नहीं छोड़ा। और फिर उसका हत्या होने के बाद उसके टुकड़े किए, फ्रिज में रखे, कि सारा कुछ सुसाइड नोट में लिखा था कि मुझे महालक्ष्मी ने किस प्रकार मुझे परेशान किया, ब्लैकमेल किया, और जितना भी मैं कमा रहा था सारा सब कुछ उसी पर लुटा रहा था, उसी की ख्वाहिशें पूरा करने में मैं लगा था। अपने घर वालों को 1 रुपया तक भी नहीं भेज पा रहा था। कभी उसको सोने की चेन चाहिए, तो कभी कुछ चाहिए, कभी डायमंड चाहिए। सारी अपनी जो परेशानी थी ब्लैकमेल से लेके सारा कुछ उसने सुसाइड नोट में लिख दिया था मुक्ति रंजन ने। और फिर अपनी आत्महत्या की, किससे बचने के लिए, पुलिस से बचने के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए कह सकते हैं कि किस प्रकार एक लड़का परेशान था लड़की से, वह उसे ब्लैकमेल करे जा रही थी, सारी ख्वाहिशें पूरी की जा रही थी उसकी, और फिर भी उस पर अत्याचार किए जा रहे थे। उसी से परेशान होकर उसने महालक्ष्मी का कत्ल कर दिया। और फिर उन सभी से बचने के लिए मुक्ति रंजन ने भी अपनी आत्महत्या कर ली। और जो भी सवाल थे, जवाब थे पुलिस के, वो सब सवाल मुक्ति रंजन के ही साथ चले गए। और अब सवालों के जवाब मिल भी नहीं पाएंगे क्योंकि मुक्ति रंजन भी नहीं है। तो दोस्तों, यह सच्ची जो घटना है, इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। जागरूक रहें, सचेत रहें और सतर्क रहें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।